मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पर परागण, जिसे आप क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी कहते हैं, एंड कंट्रीब्यूएंसेस माने इसमें जो युक्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी युक्तियाँ? बहुत सारी युक्तियाँ हैं, जैसे डाइकोगैमी, हर्कोगैमी या यूनिसेक्सुअलिटी आप कह सकते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी कह सकते हैं, हेटेरोमॉर्फिज्म, सेल्फ पॉइजनिंग। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये देखने में मित्रों थोड़ा सा इजी होती है, लेकिन जब कंपटीशन में या आपके क्लास में क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसे इजीली कर नहीं सकते। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है और इस वीडियो को यदि आप केयरफुली देखते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकेंगे। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो डिटेल में। अब यहाँ पे हम लोग पर परागण समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जिन्होंने स्वपरागण इससे पहले वाला वीडियो देखा है, नहीं देखा तो उसे आप वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग पर परागण की बात करते हैं तो इसमें देखिए दो पुष्पों की बात आती है, और दो पुष्पों से पहले पर परागण में जो सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से दो सेक्स ऑर्गन भाग लेते हैं। एक तो जनरली होता है मेल सेक्स ऑर्गन, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन बोलते हैं, या हिंदी में आप इसे बोलते हैं परागकण। और दूसरा होता है इसका स्टिग्मा, या इसे हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो जो पर परागण होता है उसमें एक ही जात के दो पुष्पों की आवश्यकता होती है, पहले आपको ये माइंड में सेट करना है। और सेकंड थिंग जो है, इसमें मेल या फीमेल गैमीट का होना आवश्यक है। और मेल गैमीट जो होती है उसे आप लोग पोलन ग्रेन या परागकण कहते हैं, और जो फीमेल गैमीट होती है उसे स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी सबसे पहले डिफिनीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पर परागण है, जिसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी कहते हैं, और यहाँ पे दो पुष्प मुख्य रूप से फ्लावर इसमें यूज होते हैं पर परागण में। यहाँ पे फ्लावर फर्स्ट एंड सेकंड के नाम से शो किया गया, और यहाँ पे एक आपको बटरफ्लाई भी दिखाया गया है, क्योंकि जो पर परागण होता है वो बिना माध्यम के संभव नहीं है। और इसमें बहुत सारे माध्यम होते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे कि वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, या जल के बहुत सारे प्रकार हैं, या कई तरह के कीट होते हैं जो पॉलिनेशन माने पर परागण में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? ये मेल या फीमेल गैमीट को एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, वाहक का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। जो पर परागण है, आप यहाँ देख सकते हैं, पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा माइंड में आपको सेट करना है। पर परागण में एक पुष्प के परागकण, जैसे ये एक पुष्प है, इसका परागकण उसी जात के, देखिए इसी जात का ये भी पुष्प है, तो उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है। पर माने पराया। तो यहाँ पे देखिए इस पौधे का परागकण होगा, और यहाँ पे देखिए स्टिग्मा जो है इस पर आएगा किसी माध्यम के माध्यम से या किसी माध्यम द्वारा, तो होगा आपका पर परागण। और देख सकते हैं इसमें दोनों पुष्प अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं, चाहे वो एक लिंगी हो या द्विलिंगी। तो यहाँ पे सेम प्लांट पे ये आपको फ्लावर नहीं मिलेंगे, चाहे वो यूनिसेक्सुअल हो चाहे बाइसेक्सुअल। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा पर परागण क्या होता है। अब आगे देखते हैं पर परागण के लिए कौन कौन सी युक्तियाँ हैं पुष्पों में। ये मुख्य रूप से फ्लावर में होता है। अब कोई भी होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय नेचर कर देता है। यदि इनके लिए उपाय नहीं करेगा तो इसमें पर परागण संभव नहीं हो पाएगा। तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ आते हैं कि पर परागण के लिए कौन कौन से कंट्रीब्यूएंसेस हैं, और यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो जनरली यहाँ पे पर परागण के लिए 6 कंट्रीब्यूएंसेस दिया गया है। एक तो है यूनिसेक्सुअलिटी, देखिए यहाँ बहुत मीडियम में आपको दिया गया है, जिसे डिक्लाइनिंग भी बोलते हैं आप, या यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। सेकेंड है स्वबंधिता, सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकम्पेटिबिलिटी। थर्ड है पृथक्वयता, इसे बोलते हैं डाइकोगैमी या विषम रूपता, इसे बोलते हैं हेटेरोमॉर्फिज्म। फिफ्थ नंबर पे है अनात्म परायणता या हर्कोगैमी बोलते हैं। और 6 नंबर पे है स्वदूषण, सेल्फ पॉइजनिंग। तो इन 6 में आपको क्या पढ़ना है, इसकी डिफिनीशन आपको आनी चाहिए, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका आपको प्रत्येक का एग्जाम्पल आना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक एक को बहुत ईजी शब्दों में। एक लिंगता, देखिए नाम से पता चल रहा है इसमें एक सेक्स ऑर्गन होगा, एक लिंग होगा केवल। तो एक लिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जनांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं।
एक लिंगता ये कहलाता है। और ये 2 प्रकार का होता है। यूनिसेक्सुअलिटी जो है 2 प्रकार की होती है। उसमें मेल फीमेल जो जननांग होते हैं, गैमीट जो होते हैं, अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं, माने एक ही पुष्प में दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे। अब इसके 2 भाग हमने बात किया था। एक तो उभयलिंगाश्रयी मोनोसियस, जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते तो ऐसे पौधे को हम लोग मोनोसियस कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि जिसमें ऐसा प्लांट जिसमें नर और मादा माने मेल फीमेल फ्लावर जो है दोनों एक ही पौधे पर संलग्न हो माने लगे हों, तो उसे आप बोलेंगे उभयलिंगाश्रयी। इस पर आपसे टिप्पणी पूछा जाता है। उभयलिंगाश्रयी पे आप टिप्पणी लिखिए विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे लौकी दिया गया है, कद्दू या खीरा, मक्का, अरंडी, एरम, ये सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें एक ही पुष्प आप देख सकते हैं, नर और मादा पुष्प जो हैं एक ही पौधे पर लगे होते हैं, इसीलिए इन्हें मोनोसियस कहते हैं। मादा पुष्प नीचे की ओर आते हैं और बहुधा जो नर पुष्प होते हैं वो शीर्ष की ओर होते हैं, और इनमें स्वपरागण भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि इसमें दोनों मेल और फीमेल गैमीट जो हैं एक ही पौधे पर उपस्थित हैं या एक ही पुष्प पर उपस्थित हैं। दूसरा इसका भाग जो है एक लिंगाश्रयी यूनिसेक्सुअलिटी या इसे डायसियस बोलते हैं आप। इसमें नर और मादा पुष्प 2 भिन्न पौधों पर लगे होते हैं। डायसियस डाई से मतलब आपको 2 समझना है। तो इसमें नर और मादा पुष्प जो है भिन्न भिन्न पौधों पर लगे होते हैं। ऐसा किसमें पाया जाता है? पपीता, सहतूत, भांग और केवड़ा में जनरली होता है। और द्विक्षयक पौधों में केवल परपरागण ही संभव है। तो आप परपरागण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको माइंड में मुख्य रूप से इसी को फोकस करना है कि परपरागण केवल डायसियस या एक लिंगाश्रयी पौधों में ही संभव है, जिसमें नर और मादा पुष्प जो है 2 भिन्न भिन्न पौधों माने 2 अलग अलग पौधों पर लगे हों, एक ही पौधे पर दोनों पुष्प उपस्थित ना हों। दोनों पुष्प उपस्थित होंगे तो उसमें परपरागण के बजाय स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है। आगे चलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकम्पेटिबिलिटी से बोलते हैं आप। इसमें क्या होता है? इन पौधों में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता, माने स्वयं में बंधता, माने वो स्वयं फर्टिलाइज नहीं हो सकते, सेल्फ स्टेरिलिटी होती है। लेकिन जब ये परागण उसी जात के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक कंडीशन नेचर ने ऐसी बना रखी है कि यदि उसी पौधे का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प में जाएगा तो उसमें अंकुरण नहीं होगा, जब लेकिन दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो वहाँ पे आसानी से अंकुरण हो जाएगा। तो ये नेचर ने व्यवस्थित कर रखा है, तभी परपरागण संभव हो पा रहा है, नहीं तो स्वपरागण हो जाता। ऐसा देखिए आप झुमकलता जिसे पैसिफ्लोरा बोलते हैं, पोटैटो, टोबैको या माल्या बोलते हैं या मालवा बोलते हैं, आदि पौधों में सेल्फ स्टेरिलिटी की क्वालिटी होती है और जिसकी वजह से इसमें परपरागण संभव हो पाता है। बहुत सारी युक्तियाँ, जब नीचे कोई चीज़ बनाता है तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक दे देता है, तो ये टेक्निक है इसमें। नंबर 3 नंबर पर देखते हैं प्रतिपक्वता या इसे पशपक्वता भी बोल सकते हैं, डाइकोगैमी। अब कुछ द्विलिंगी पुष्पों में देखिए, द्विलिंगी पुष्प ऐसा पुष्प जो जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन है, किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं हम लोगों की तरह, उनके एक ही पुष्प में दोनों सेक्स ऑर्गन उपस्थित जब हैं तो जनन अंगों के परिपक्व का समय अलग अलग होता है, जिसे स्वपरागण संभव नहीं हो पाता। अब देखिए एक ही पौधा है और एक ही पुष्प में दोनों सेक्स ऑर्गन उपस्थित हैं, मेल और फीमेल गैमीट उपस्थित हैं, लेकिन दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होंगे। ऐसा समझ सकते हैं कि एक 3 साल में मैच्योर हो जा रहा है तो एक 15 साल पे हो रहा है, तो दोनों एक साथ परिपक्व नहीं होंगे तो भी उसमें फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है, उनमें पॉलिनेशन संभव नहीं है। ऐसा किसमें होता है? जैसे याद है सेक्सी प्रेगाथा डमेटिना में और डाइकोगैमी या प्रतिपक्वता जो होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होता है पुंपूर्वी, ये अक्सर पूछा जाता है। प्रोटेंडरी जो कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, जो कंपटीशन बैठते हैं उनके लिए भी, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो ये प्रोटेंडरी कंडीशन जो होती है पूछा जाता है किस में पाया जाता है, इसका आपको उदाहरण याद करने की आवश्यकता होती है और इसका मतलब क्या है। इसमें परागकोश पहले परिपक्व होता है। अब देखिए प्रोटेंडरी जो कंडीशन होती है पुष्पों में, इसमें परागकोश जो है जिसमें परागकण उपस्थित है वो पहले मैच्योर हो जाएगा, माने जो नर युग्मक है, मेल सेक्स ऑर्गन है, वो पहले मैच्योर हो जाएगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन बाद में
इसमें क्या होगा, परिपक्व हो पाएगा। इसलिए जब अंतराल हो जाने की वजह से इसमें पॉलिनेशन संभव नहीं है। ऐसा किसमें होता है, प्रोटेंडरी कंडीशन किसमें पाई जाती है, गुड़हल, जिसे आप हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का साइंटिफिक नेम है या बॉटनिकल नेम है। यह मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। यह रूबिएसी कुल में भी ऐसा होता है तथा इन्हें प्रोटोगाइनी आप कहते हैं या वर्तिकाग्र का पहले परिपक्व होना कहलाता है। और किन पौधों में ये होता है, मुख्य रूप से मैग्नोलिया में होता है। मैग्नोलिया में, बरगद में, पीपल में, शरीफा, चंपा, गुलाब आदि पौधों में प्रोटेंडरी कंडीशन पाई जाती है। तो इसे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं इसे ज़रूर देखेंगे और उदाहरण याद रखने का प्रयास करेंगे। और वीडियो मित्रों केयरफुली देखें तो आगे आपसे इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिससे यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो आपको वीडियो बैक करके नहीं देने की मैंने आंसर देखने की आवश्यकता होगी और आप एक बार में आंसर दे सकेंगे। इससे पहले बता दें मित्रों, यदि आप इंटरमीडिएट फाइनल के स्टूडेंट हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसको आप सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को धार दे सकते हैं। साथ ही साथ आप प्ले लिस्ट से जाकर के भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग विषम रूपता की बात करते हैं। 4th नंबर जो इसकी युक्तियाँ हैं, हेटेरोमॉर्फिज्म से आप कहते हैं। कुछ पौधों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के पुष्प होते हैं। अब इसमें परागकोश माने जिसमें परागकण उपस्थित है या जो स्टिग्मा वर्तिकाग्र है उसकी स्थिति अलग अलग होती है, जिसके आधार पर ये 2 प्रकार के पुष्प होते हैं। एक तो विषम परागकोश था। इस प्रकार के पुष्पों में पुंकेसर अलग अलग लंबाई के होते हैं। विषम तो नाम से पता चला सम नहीं है, समान नहीं है। विषम माने एक दूसरे से बड़े छोटे हैं। तो इस प्रकार के पुष्पों में पुंकेसर अलग अलग लंबाई के होते हैं। दूसरी बात हम लोग करते हैं विषम परागकोष्ठा। इस प्रकार के, ये तो हम लोग ने देख ही लिया अभी। दूसरा देखते हैं विषम वर्तिकात्व। इस प्रकार के पुष्पों में वर्तिकाग्र जो है अलग अलग लंबाई के होते हैं। तो यहाँ देखिए विषम परागकोश की बात करेंगे तो परागकोश जो पुंकेसर हैं वो अलग अलग लंबाई के होंगे और इसमें वर्तिकाग्र जो स्टिग्मा होता है वो भी अलग अलग लंबाई का है। परागकोश तथा वर्तिकाग्र की सापेक्षिक स्थिति स्वपरागण को रोकती है। अब ये बड़े छोटे हैं, एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, माने एक बहुत छोटा है, जैसे आप समझ सकते हैं 1-2 हाथ का है और एक जो है 5-6 फीट का है। तो लंबाई में अंतराल की वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से इनमें स्वपरागण संभव नहीं हो पाता है और इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है परपरागण का। तो नेचर ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि जिससे परपरागण आसानी से हो सके, स्वपरागण संभव ना हो सके। द्विरूपता या विषम रूपता प्रिमरोज, अलसी आदि पौधों में के पुष्पों में इस तरह की कंडीशन पाई जाती है जिसमें ऐसा होता है। मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसकी लंबाई किसी में बड़ी हो जाएगी और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसकी लंबाई छोटी हो जाएगी। तो ये कंडीशन आ जाती है। नंबर 5 की बात हम लोग करते हैं, इसे हरकोगैमी बोलते हैं। इसमें अलग से 60 नोट्स आपसे पूछा जाता है। जब पुष्प में वर्तिकाग्र लंबी वर्तिका के कारण ऊंचाई पर होता है तथा पुतंतु छोटे होते हैं, उसके प्रोटोनीमा छोटे होते हैं, परागकोश काफ़ी नीचे रह जाते हैं और स्वपरागण संभव नहीं हो पाता है। इसे अनात्म परागणता कहते हैं, हरकोगैमी कहते हैं, हरकोगैमी के नाम से आता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब पुष्प में वर्तिकाग्र लंबी वर्तिका का ऊंचाई पर होता है लेकिन इसके पुतंत छोटे होते हैं। पुतंत जब छोटा होगा तो उसी में लगा होता है परागकोश, तो परागकोश नीचे रह जाएंगे। तो स्टिग्मा ऊपर और पॉलन ग्रेन माने मेल सेक्स ऑर्गन जो नीचे है, तो इसलिए संभव नहीं हो पाता स्वपरागण। तो क्या होगा, परपरागण होगा। तो नेचर ने ऐसा व्यवस्था इनको दे रखी है कि ये स्वपरागण ना करने पाएँ, दूसरे की हेल्प लेनी ही पड़े। तो ये ऐसा किसमें होता है, ग्लोरियोसा और आइपोमिया प्लांट में ऐसा होता है। और नंबर 6 यहाँ पे कैलोट्रॉपिस और थोड़ा जुक्साइन में भी परागण की बात हुई है। जिसमें स्फुटन नहीं होता है, माने इसमें स्फुटन ही नहीं होगा तो परागण बाहर ही नहीं आएंगे। संपूर्ण पोलोनिया का वितरण कीट के द्वारा ट्रांसलेटर विधि से होता है। परागकोश दलपुंज नलिका के भीतर समाये रहते हैं तथा वर्तिका बाहर निकली होती है और इसमें परागकोश दलपुंज नलिका से बाहर निकले होते हैं और वर्तिका अंदर प्रवेश कर जाती है। तो परागकोश दलों या दलाव वर्तिका द्वारा इस तरह से इन दोनों पौधों में परपरागण संभव हो जाता है। लास्ट वन मैंने 6ठी युक्ति देखेंगे, इसके बाद इसका लाभ हानि हम लोग देखेंगे और आगे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। नंबर 6 है स्वदूषण या सेल्फ पॉइजनिंग। कभी कभी कुछ पौधों में किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं तथा विष का कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण वह पुष्प तुरंत सूख जाता है और यह प्रक्रिया स्वदूषण कहलाती है। ऐसा किस पौधे में होता है, आर्किड्स में होता है। तो कभी कभी क्या होता है,
कुछ पौधों में किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। माने कोई पुष्प परागकण है और उसका उसी वर्तिकाग्र पर पहुँच जाएगा और वो विष का पॉइजन का कार्य करता है। तो ऐसी कंडीशन क्या होता है, पुष्प जो पॉइजन उस पर पॉइजन कार्य करेगा तो पुष्प सूख जाएगा और यही प्रक्रिया स्वदूषण माने अपने आप को ये पॉइजनस बना ले रहा है, विषैला बना ले रहा है, तो ये सेल्फ पॉइजनिंग कहलाएगा। और ऐसा आर्किड में होता है। अब जब कोई भी चीज़ होता है तो उसके लाभ और हानि होते हैं। अब आपसे पर परागण टिप्पणी पूछी जाएगी, डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। तो यहाँ शॉर्टकट में हम लोग देख लेते हैं पर परागण के क्या लाभ हैं। पर परागण से अच्छी स्वस्थ संतति की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें दो मेल और फीमेल दो अलग अलग पौधों के लक्षण इसमें मिक्स होते हैं। तो दोनों के लक्षण जब मिक्स होंगे एक में तो दोनों की क्वालिटी एक में आ जाएगी, तो अच्छे इसमें संतति की प्राप्ति होगी। इसमें संकरोज होता है, माने हाइब्रिड विक्योर होता है। जीवन क्षम बीजों का उत्पादन होता है। नई किस्मों या प्रजातियों का उत्पादन होता है। हानिकारक गुणों को पृथक किया जाता है इसमें। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेके इसको लिख सकते हैं। इसमें रोग प्रतिरोधक पादपों की उत्पत्ति हो सकती है। सवन्य पौधों में बीज का उत्पादन हो सकता है। संतति में जीवन संघर्ष की अधिक क्षमता होती है। अधिक क्षमता क्यों होगी? क्योंकि उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता होगी और इसलिए जीवन में आसानी से संघर्ष करके ग्रो कर सकते हैं। जल्दी उनकी मृत्यु नहीं होगी, जल्दी ये पौधे सूखेंगे नहीं। अब पर परागण है तो कोई हानि भी होगी। पर परागण बहुत मात्रा में बनते हैं। पर परागण में परागकण जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं और जो व्यर्थ हो जाते हैं। माने बहुत सभी परागकण जो होते हैं वो पॉलिनेशन में माने क्रॉस पॉलिनेशन पार्टिसिपेट नहीं करते, बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। एक तो ये नुकसान है। दूसरा, हानिकारक प्रभावी गुणों का संतति में प्रकट होने की संभावना रहती है। हानिकारक जो प्रभावी गुण होते हैं वो संतति में आ सकती है। पर परागित पौधे सदैव संकर होते हैं, माने ये हाइब्रिड होते हैं। पर परागण के लिए माध्यमों या कारकों की आवश्यकता होती है। तो आपको बताया गया पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ये संभव नहीं है। तो ये भी एक हानि है। यदि मान लीजिए माध्यम नहीं मिल पाया तो पर परागण संभव नहीं हो पाएगा। मित्रों, थोड़ा सा भी वीडियो आपको ये पसंद आता है इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और लाइक करने में आपको कुछ जाता नहीं, उससे हम लोग का मनोबल ऊंचा होता है और आपके लिए बहुत सारे वीडियो और केयरफुली बनाए जाएंगे। तो आगे देखते हैं पर परागण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, यहाँ पे हम लोग केवल माध्यम देख ले रहे हैं कौन कौन सी विधियाँ हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आप समझते हैं एक पुष्प के जो परागकण होते हैं उसे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचाने के लिए कुछ एजेंसीज माने कारकों की आवश्यकता होती है। ये जो कारक हैं या जो साधन हैं ये मुख्य रूप से तीन यहाँ पे हैं, वायु, जल तथा जंतु। अब वायु के माध्यम से भी ये परागकण जो है वर्तिकाग्र पहुँच सकते हैं, जल के माध्यम से और जंतु के माध्यम से भी। वायु तथा जल जो है ये नॉन लिविंग माने एबायोटिक फैक्टर हैं, इनमें जीवन नहीं होता है। और जंतु परागण के जो है वो जैविक कारक है। तो इसके आधार पर इनमें मुख्य रूप से पर परागण है होता है। तो पर परागण की ये सारी विधियां हैं जिसे आपको डिटेल में बताया जाएगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देख पाएंगे वो है जंतु परागण। तो जंतु परागण में कीटों द्वारा, पक्षी द्वारा, घोंघा द्वारा या चींटी द्वारा, चमगादड़ द्वारा, गिलहरी या हाथी के द्वारा बहुत सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा जंतु परागण में हेल्प। यहाँ पे सबसे पहले द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, और इसे ही हम लोग त्रिसमेकन भी कहते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पता सबसे पहले किसने लगाया। नवासीन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में लिलियम व फ्रिटिलेरिया दो पौधों में इन्होंने पता लगाया था इसका। इसमें होता क्या है जनरली, दो नर और मादा युग्मक सबसे पहले इसमें संयुग्मित होते हैं, जिससे एक द्विगुणित संरचना का फॉर्मेशन होता है जिसे आप जाइगोट बोलते हैं। फिर इसमें एक और नर युग्मक जुड़ जाता है जिससे दो बार निषेचन हो जाता है, जिसे आप दोहरा निषेचन या त्रिसमेकन कहते हैं। यही इसमें हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ देखिए, पुष्पीय पौधों में एक ही भ्रूण कोश में दो बार निषेचन होता है। पराग नलिका में से मुक्त हुए दोनों नर युग्मकों में से एक अंडकोशिका या अंडगोल से संलयित होता है और दूसरा द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन होता है। देखिए यहाँ बहुत ही क्लियर हो गया है कि पराग नलिका से दो नर युग्मक मुक्त होते हैं, एक अंडकोशिका के साथ जुड़ जाता है जिससे द्वितीय केंद्रक माने सेकेंडरी न्यूक्लियस आप कह सकते हैं या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। बाद में जो द्वितीय केंद्रक है उससे एक युग्मक और जुड़ जाता है और जिससे ये दो बार निषेचन होता है और इसे दोहरा निषेचन आप कहते हैं।
यहाँ देख सकते हैं वास्तव में द्वितीय केंद्रक भ्रूणपोष के परिवर्धन के समय दो केंद्रकों के परस्पर संलयन से बनता है, माने मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के जुड़ने से बनता है। इसमें 2n गुणसूत्र होते हैं। इसी कारण जब यह नर युग्मक से संलयन करता है तो यह इस क्रिया में एक त्रिगुणित माने 3 केंद्रक बनता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष आप कहते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। इसी क्रिया को हम लोग त्रिसमीकरण कहते हैं। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें सबसे पहले एक नर और मादा युग्मक जुड़ते हैं, जिसे आपको बताया गया 2n की संरचना बनती है, जिसे आप द्वितीय केंद्रक बोलते हैं। और फिर आपको यहाँ बताया गया कि जब यह नर युग्मक से संलयन होता है, जब यह नर युग्मक माने एक और मेल गैमीट से जुड़ता है, तो यहाँ पे 3n जिसे आप बोलते हैं एक त्रिगुणित केंद्रक बनता है, और इसे ही आप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। और ये दोनों प्रक्रियाओं को मिलाएंगे तो इसे त्रिसमीकरण कहेंगे। और 2 बार निषेचन हुआ है, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ऐसा फीचर किसमें होता है? यह आवृत बीजी पौधों में 2 नर युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, अर्थात 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म माने आवृत बीजी पौधों में होता है। और दोहरा निषेचन की क्रिया एंजियोस्पर्म पौधों का एक विशिष्ट लक्षण भी है। और दोहरे निषेचन के फलस्वरूप बना भ्रूणपोष भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। अब इसे यहाँ पे हम लोग इस तरह से देख लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे ये द्विनिषेचन में 2 बार निषेचन होता है कैसे? तो देखिए सबसे पहला जो होता है निषेचन, इसमें उसे बोलते हैं सत्य निषेचन, और जो दूसरी बार होता है उसे हम लोग त्रिसमीकरण नाम देते हैं। सत्य निषेचन में क्या होता है? प्रथम नर युग्मक जिसे n माने हेप्लॉइड कंडीशन में है, अगुणित स्थिति में है, फिर इसमें एक अंड कोशिका जुड़ जाती है जो भी माने अगुणित कंडीशन में है, हेप्लॉइड, जिसे हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। और जब दोनों ये फ्यूज हो जाएंगे, संयुग्मित हो जाएंगे, तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे आप युग्मनज कहते हैं। और ये डिप्लॉइड माने द्विगुणित संरचना होती है। तो ये तो जनरली आपको पता ही है, सत्य निषेचन में ये होता है। अब त्रिसमीकरण में क्या होता है? द्वितीय नर युग्मक जो फॉर्मेशन हो गया था उसमें अब यहाँ देखिए द्वितीय नर युग्मक जो हेप्लॉइड कंडीशन में है, और अभी यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ जाइगोट को उसे बोलते हैं द्वितीय केंद्रक में, इसमें पुनः वो जुड़ जाएगा। इससे क्या होगा? एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होगा, जिसे हम लोग प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। बहुत ही ईजी है, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है, इसे आप यहाँ से बढ़िया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, द्विनिषेचन का महत्व क्या है, किस लिए होता है? तो यहाँ देखिए द्विनिषेचन का अध्ययन सर्वप्रथम नवासी ने, तो आपको पता ही है 1898 में किया था। तो बताया कि दूसरे निषेचन के फलस्वरूप भ्रूणपोष का फॉर्मेशन होता है, जिसे आपने अभी प्राथमिक भ्रूणपोष कहा था। भ्रूणपोष ही बढ़ते हुए भ्रूण का पोषण करता है, जिसके कारण भ्रूण का विकास होता है। प्रायः देखा गया कि यदि त्रिसमीकरण की क्रिया ना हो तो भ्रूण अविकसित रह जाता है। तो यहाँ पे इसका मेजर इम्पॉर्टेंट जो है वो है भ्रूण के को फूड सप्लीमेंट सप्लाई करने का, और अविकसित भ्रूण को विकसित करने में। ऐसे बीज भ्रूण विहीन होते हैं तथा प्रायः अजीब भी होते हैं। भ्रूणपोष में मात्र एवं पितृ गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा इनके हाइब्रिड ओज के कारण ही ये क्रियात्मक आक्रामकता दिखाते हैं। फिजियोलॉजिकल अग्रेसिवनेस शो करते हैं। निषेचन के बाद बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिसे जाइगोट वृद्धि करके भ्रूण बनता है, और द्वितीय केंद्रक से भ्रूणपोष का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीएम्ब्रियानी की, जिसे बहुभ्रूणता बोलते हैं। ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, और कंपटीशनों में भी छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की? तो आप बता सकते हैं एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसमें की थी? तो जनरली ये संतरे में उन्होंने इसकी खोज की थी, और 1719 में। अब क्या होता है भ्रूणपोष? बहुभ्रूणता होता क्या है? बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। नाम से पता चल रहा है बहुभ्रूण, कोई सीड है उसमें एक से अधिक जब भ्रूण का फॉर्मेशन होगा, एक से अधिक उसमें भ्रूण उत्पन्न होंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे बहुभ्रूणता। यह जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता है। अभी इससे पहले आपने एंजियोस्पर्म पढ़ा था, आवृत बीजी, अब ये अनावृत बीजी है। सिट्रस कुल के पौधों में यह सामान्य घटना है। सिट्रस माने जो पीले फल होते हैं जिनमें विटामिन सी की अधिक मात्रा होती है, संतरा, नींबू, मौसमी, इन सब में। बहुभ्रूणता में युग्मनज 2 या अधिक भागों में बढ़ जाता है, माने जो जाइगोट है 2 भागों में या अधिक भागों में बढ़ जाता है, और प्रत्येक भाग से एक भ्रूण बनता है।
जैसे किस पौधे में ऐसा होता है, क्रोटोलेरिया, निम्फिया आदि में ये प्रक्रिया होती है। कभी कभी बीजांड से एक से अधिक भ्रूण कोष होने पर प्रत्येक भ्रूण कोष भ्रूण बनाता है, जिससे बीज में एक से अधिक भ्रूण आपको दिखाई देंगे। अब ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बहुभ्रूणता किसे कहते हैं और सारे बहुभ्रूणता के प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मित्रों, इस चैनल से आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और इसमें आपको सीक्वेंस चैप्टर वाइज पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। तो और आप इससे टॉपिक से संबंधित वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाके उसे देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट की सहायता से भी आप नोट्स अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग बहुभ्रूणता के प्रकार। बहुभ्रूणता निम्नलिखित प्रकार की होती है। सबसे पहला है सिंपल पॉलीएम्ब्रियानी। इस दशा में बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं। इनमें निषेचन के बाद अनेक ऊस्पोर बनते हैं और प्रत्येक में भ्रूण का निर्माण होता है। ऐसा किसमें होता है, ब्रेसिका में। इसमें आपको दो चीज़ समझना है, एक इसकी परिभाषा, दूसरा इसका एग्जाम्पल। तो सिंपल पॉलीएम्ब्रियानी किसमें होता है, ब्रेसिका में होता है। सेकंड आते हैं मिश्रित बहुभ्रूणता। इसमें एक से अधिक परागनलिकाएं बीजांड में जाती हैं और अतिरिक्त युग्म सहायक कोशिकाओं अथवा प्रमुख कोशिकाओं से संयुक्त हो जाती हैं और इस प्रकार बनी जो द्विगुणित कोशिका होती है उसे जो भ्रूण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित भ्रूणपोष, क्योंकि यहाँ पे द्विगुणित कोशिका से भ्रूण बन रहा है तो मिश्रित भ्रूणपोष कहलाएगा। और एक किन पौधों में होता है, पोवा एवं एलियम में ऐसा होता है। आगे चलते हैं, विदलन बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियानी। यह युग्मनज के दो अथवा अधिक भागों के विभाजन से होता है और प्रत्येक भाग से भ्रूण बनता है। जैसे किस प्लांट में होता है, क्रोटोलेरिया, निम्फिया, एडवेना में। तो विदलन क्यों कहते हैं, वृद्धि दो भागों में बढ़ जाना। तो यहाँ पे आप देखिए युग्मनज के दो या अधिक भागों में विभाजन हो जाता है, दो या अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं विदलन बहुभ्रूणता। नंबर नेक्स्ट, अपस्थानिक बहुभ्रूणता, एडवेंटिव एम्ब्रियानी किसे कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं भ्रूण या सिनर्जिड कोशिकाएं या एंटीपोडल कोशिकाएं या बीजांड काय अथवा अध्यावरण माने इंटेगुमेंट्स की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होता है। तो माने ऐसा एम्ब्रियो, ऐसा भ्रूण जो भ्रूण सिनर्जिड कोशिकाओं, एंटीपोडल कोशिकाओं, बीजांड काय, अध्यावरण आदि की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न हो, उसे हम लोग बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियानी या अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ऐसा किसमें होता है, नींबू, संतरा एवं आम में, और इसे आप अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करिए और अधिक से अधिक मित्रों को अपने शेयर करिए जो आसानी से इसका प्रिपरेशन कर सकें। यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको कोचिंग करने की आवश्यकता बायोलॉजी की नहीं होगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपको यहाँ से डिटेल में पूरी बायोलॉजी मिल जाएगी जो आपके लिए यूजफुल है। अब बहुभ्रूणता का उपयोग क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं पादप प्रजनक तथा उद्यान विज्ञों के लिए बहुत उपयोगी है। आम, नींबू प्रजाति के पौधों के लिए न्यूक्लियस से प्राप्त भ्रूण का उपयोग बहुतायत से किया जा रहा है। इनसे प्राप्त नवोद्भिद जनक पौधे के समान होते हैं और ये कायिक प्रजनन के समान ही उपयोगी हैं। नंबर 4, बीजांड काय से प्राप्त नवोद्भिद निम्न रूप से उपयोगी हैं। इनसे प्राप्त मूल तंत्र विकसित होता है, ये सामान्यतः रोग मुक्त होते हैं और इनसे विषाणु मुक्त क्लोन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये हमने पूरा वीडियो डिटेल में देखा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।